मैं अखिलेश निगम अखिल आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रिय मित्र श्री अमन कुमार त्यागी जी, डॉक्टर संदीप कुमार जी, डॉक्टर राजीव रंजन जी, आदरणीय डॉक्टर आनंद जी, प्रिय उमेश जी एवं समस्त शोध छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सबसे बड़ी चीज है कि हमारे साथ जो नई पीढ़ी जुड़ी हुई है, यह भी एक समावेशी है कि पुरानी पीढ़ी, मध्य पीढ़ी और नई पीढ़ी, इन तीनों पीढ़ियों का एक साथ संगम, अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों का संगम एक साथ। हमारी पुरानी पीढ़ी है तो साथ में जो है हम लोग हैं, मध्य पीढ़ी के लोग हैं, साथ में नवोन्मेषी जो है यह पीढ़ी है, आप लोग शोध छात्र छात्राओं का। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अमन त्यागी जी ने जो है तो किया, मुख्य वक्तव्य दिया, अपने आप में बहुत ही सारगर्भित रहा और आप लोगों के जो विचार आए बहुत ही अच्छे विचार आए। और सबसे बड़ी चीज ये रही कि आप लोगों ने अपने वक्तव्य को बड़ा ही सारगर्भित ढंग से प्रस्तुत किया। कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे उनका परिचय रहा, रूपा कुमारी जी ने कहा, जैसे हमारे बारे में कहा, तो कलम और तलवार का बात कही जो है, दोनों का संगम। तो मैं कहूँगा कि पुलिस की परिभाषा क्या है, साहित्यिक ढंग से समझिए। एक दोहे में मैंने बनाई कि परिभाषा है पुलिस की। पुलिस में 3 शब्द हैं, पु, ली और सा। तो अब तीनों को मैंने क्या वो किया है। परिभाषा है पुलिस की, पुलकित लिप्साहीन। परिभाषा है पुलिस की, पुलकित लिप्साहीन, सक्रिय रहता अनवरत अहंकार से ही। पु से पुलकित, ली से लिप्साहीन, सा से सक्रिय। तो यह और अहंकार से रहित होना, यह अर्थात पुलिस है। परिभाषा है पुलिस की, पुलकित लिप्साहीन, सक्रिय रहता अनवरत अहंकार से ही। और दूसरा मैं पुलिस के बारे में, जैसा लोग कहते हैं कि 36 का आंकड़ा है पुलिस और साहित्य का, मैं कहता हूँ ये 63 का आंकड़ा है। क्योंकि हमारे पास जब कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसके आंखों में आंसू होते हैं, दिल में दर्द होता है, वाणी मुख होती है, मस्तिष्क में झंझावात होते हैं। तो उसकी पीड़ा, उसका कष्ट और उसके अटपटे शब्द ही हमारा लिए साहित्य का काम करते हैं। यही यथार्थ की तपती रेत है, यही साहित्य का मेरे सामने धरातल प्रस्तुत करता है। जो हमको बहुत सारी हमने जो कहानियां लिखी हैं, तो उसके बीच में मैंने जो है जो पीड़ित लोगों का या जो हमने देखा समाज का, वो यथार्थ की तपती रेत है, यथार्थ की तपती रेत है। और वह धरातल भी है, जो समावेशी काल की मुख्य रूप से जो मुख्य अवधारणा है वो यथार्थ की तपती रेत और धरातल से जुड़ी हुई है। किंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि हम यथार्थ की तपती रेत और धरातल, क्योंकि वह एक पूरा वो हो जाएगा, उसके साथ त्रिवेणी है। यदि यथार्थ रूपी गंगा है तो उसमें जो है यमुना को यदि हम भावना कहें तो भावना के हरे भरे बागान भी, तो कल्पना की जलधारा भी। अर्थात समावेशी साहित्य में 3, गंगा, यमुना, सरस्वती, अर्थात यथार्थ, भावना और कल्पना की त्रिवेणी। इसमें यथार्थ भी है, भावना भी है और कल्पना की त्रिवेणी है। तो ये हमारा एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें मुख्य रूप से चीज है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी चीज कि हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग नए शोध छात्र छात्राएं जुड़ी हैं। समावेशी काल है क्या? एक लेमैन के रूप में मैं आपके सामने कहूँ, लेमैन के रूप में 21वीं सदी में लिखा गया उत्कृष्ट साहित्य, जो भी 21वीं सदी में लिखा गया है,
चाहे हमारे संगठन में शामिल हो व्यक्ति या नहीं शामिल है, उसका लिखा हुआ उत्कृष्ट साहित्य वह सब समावेशी काल के अंतर्गत आए। सीधा सीधा काल विभाजन, अर्थात 2001 से लेकर अब तक जो भी लिखा गया है वो समावेशी काल है। यदि कोई पूछे लेमैन के रूप में कि समावेशी काल क्या है, तो भ्रम विभ्रम की कोई वो नहीं। कहे कोई पूछे कि समावेशी काल क्या है, तो कहे समावेशी काल 21वीं सदी में लिखा गया साहित्य समावेशी काल। पहली चीज एकदम सीधी सीधी हम आपको एकदम जो भ्रम और विभ्रम की स्थितियां हैं वो दूर करना चाहते हैं। 21वीं सदी में रचित साहित्य समावेशी काल। वह साहित्य भले ही छंदबद्ध कविता के क्षेत्र में देखें तो छंदबद्ध भी हो सकता है, छंद मुक्त भी हो सकता है, या हिंदी की बोलियों में भी हो सकता है। अवधी में हो, ब्रिज में हो, बुंदेली में हो सकता है, खड़ी बोली में, खड़ी तो भाषा, खड़ी बोली तो हमारी देवनागरी की उस है ही है, और भी विभिन्न भाषाएं हैं, मैथिली है और ये सब। इसके अलावा जो हिंदीतर क्षेत्र है वहाँ पर भी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारे जो है पूर्वोत्तर भारत में लिखा जा रहा है, दक्षिण भारत में लिखा जा रहा है, वहाँ का भी साहित्य में हो सकता है वहाँ की भाषा के शब्द आ गए, तो वो भी स्वागत योग्य। समावेशी का मतलब यदि हमारा उड़ीसा का कोई विद्वान लिख रहा है तो वहाँ की परंपरा का, यहाँ का कोई प्रचलित शब्द उड़िया भाषा का या तमिल भाषा का या असमी भाषा का कोई प्रचलित शब्द भी यदि रख दे रहा है खड़ी बोली में या हिंदी भाषा में, तो उसका सहर्ष स्वागत। हम उसका तिरस्कार नहीं करेंगे, हम उसका बहिष्कार नहीं करेंगे। तो यह चीज एक सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी चीज जो अमन जी ने कहा कि नई सड़क को आखिर कब तक नई सड़क कहा जाएगा, बहुत ही करारा व्यंग है, बहुत ही तीखा व्यंग। तो वही चीज कि नई कविता को आखिर कब तक नई कविता कहा जाएगा। अब हम समावेशी काल में नई कविता नाम की कोई चीज नहीं। नई कविता को हम सीधे सीधे छंद मुक्त कविता, छंदबद्ध कविता। दूसरा, नई कविता को नई कविता नाम की कोई चीज नहीं होगी, वो छंद मुक्त कविता। और तीसरा होगा जो हिंदी की बोलियों में लिखी गई कविताएं हैं, ब्रिज भाषा, अवधी, बुंदेली और भाषाएं जो हमारी हैं, 17 भाषाएं हैं, उनको आंचलिक कविता। 3 रूप से विभाजन करेंगे। बाकी अभी एक मैं लेख तैयार कर रहा हूँ सब विद्वानों के उस पर जो है, तो कविता के क्षेत्र में उनका एक विभाजन होगा कि समावेशी काल में कविता का क्या स्वरूप रहेगा। इसी तरह हमारी समावेशी काल की कहानियों में कोई भी नई कहानी शब्द नहीं, कोई नई कहानी शब्द का कोई भी मायने नहीं, सिर्फ कहानी। कहानी ये हो सकता है कि वह हमारी मनोवैज्ञानिक उस पर हो, या वो हो सकता है मनोविश्लेषण पर हो, यात्रा संस्मरण पर आधारित हो सकती है, या एक मैंने मूल विधा एक शुरू की है संवाद कहानी, जो गिरगिट कहानी पर भी है, एक प्यार बनाम निकाह निवाह, प्यार बनाम विवाह, और जो है एक आओ चलें इस पर जो है मेरा हक कहानी संग्रह पर भी है। तो संवाद कहानी, संस्मरणात्मक कहानी, यात्रा संस्मरण पर आधारित कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, विभिन्न ये स्वरूप हो सकते हैं। लेकिन नई कहानी नाम का कोई शब्द समावेशी काल नई का आखिर कब तक हुई। जो अमन जी ने कहा नई कविता, हम उसको एक उसकी स्वरूप के आधार पर नया नाम दे सकते हैं, लेकिन नई पुरानी ये इन बंधनों को हमको तोड़ना पड़ेगा। कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं। और दूसरी चीज यह जो मैं कहूँगा, जैसे राजीव रंजन जी ने कहा, उनका मैं स्वागत करूंगा और बिल्कुल मैं सहर्ष स्वीकृति देता हूं कि अगले मुख्य वक्ता के रूप में राजीव रंजन जी आप ही रहेंगे। आप बिल्कुल अभी से कमर कस लीजिए, आप मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। जो है सहर्ष स्वीकृति अध्यक्ष के रूप में मैं देता हूं, और केवल मैं नहीं देता हूं, पूरा जो है आभासी पटल पे जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी सहर्ष स्वीकृति दे देते हैं कि अगले मुख्य वक्ता के रूप में राजीव रंजन जी भी। राजीव जी, आपने जो है कुछ बातें जो कही उनको मैं बिल्कुल कहूंगा कि आज की तारीख में
अनुवाद, समावेशी काल में अनुवाद, बाल साहित्य और हिंदी गजल को समावेशी काल में मुख्य रूप से प्रतिष्ठित किया जाएगा और किया जा रहा है। अनुवाद को द्वितीय अनुवाद करने वाले व्यक्ति को, हो सकता उसने एक भी कविता ना लिखी, हो सकता अनुवाद करने वाले ने एक भी कहानी नहीं लिखी, लेकिन वह दो भाषाओं का जानकार है। एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा में भावानुवाद कर रहा है। यांत्रिक अनुवाद अलग है, लेकिन भावानुवाद कर रहा है, तो वह साहित्यकार की कोटि में आएगा, क्योंकि भावानुवाद करने वाले को निश्चित रूप से साहित्यकार का दर्जा मिलना चाहिए और समावेशी काल में उसको दर्जा मिलेगा। सभी लोग एक बार इसको स्वीकृति दीजिए। मैं आप सब लोगों की उस पर, ये जो अनुवाद करने वाले लोग हैं उनको मैं जो है सहर्ष स्वीकृति देता हूँ, जो है निश्चित रूप से। दूसरा, जो बाल साहित्यकार, बाल साहित्य को अभी हाशिए पे रखा गया था हर काल में, लेकिन हमारे उसमें बाल साहित्यकार भी उसमें जो है समावेशी काल का मुख्य अंग है। तीसरा, अभी तक हिंदी गजल, जबकि गजल इतनी, हिंदी गजल जबकि इतना वो है, और हिंदी गजल का बहुत प्रतिष्ठित विधा है, तो हिंदी गजलों पर भविष्य में जो है समावेशी काल का अंक भी निकलेगा। समावेशी गजलें, उस पे लेख भी लिखे जाएंगे, उनको गजलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात अनुवाद, बाल साहित्य और हिंदी गजलकारों को समावेशी काल की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। दूसरी चीज जो राजीव रंजन जी ने कहा कि सार्थक की खोज एवं सार्थक की स्वीकृति, यह निश्चित रूप से समावेशी काल सार्थक की खोज और सार्थक की स्वीकृति देगा। सार्थक क्या मतलब? जिसने यदि उत्कृष्ट साहित्य लिखा है, भले वह हमसे जुड़ा है या हमारा आलोचक नहीं है, यदि वो हमसे नहीं भी जुड़ा है तो अमन जी ने भी जैसा कहा, हम उसके भी उसको साहित्य को जो है स्थान देंगे और उसको जो है उसको पहचान भी देंगे। समावेशी काल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि 21वीं सदी में जो साहित्य लिखा जा रहा है उसकी लेखनी को, उसके व्यक्तित्व को और उसकी उत्कृष्ट कृतियों को पहचान देना मुख्य उद्देश्य है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि 21वीं सदी में के साहित्यकारों को पहचान देना, उनके व्यक्तित्व को पहचान देना, उनकी लेखनी को पहचान देना और उनके जो है उत्कृष्ट कृतियों को पहचान देना, यह मुख्य उद्देश्य है। और एक जो आप लोगों ने बात कही, हमारे नए शोध छात्रों ने कही, इसमें 3 मुख्य पिलर हैं समावेशी काल के। एक तो परंपरा, हम भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर चलेंगे। कुछ वामपंथियों ने भारतीय संस्कृति को नकार दिया था, मैं वामपंथ की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जड़, हमारी धरातल क्या है? भारतीय संस्कृति। हम उसमें अंधविश्वास को नकारेंगे, अंधविश्वास को हम बिल्कुल जो है नकारेंगे, अंधविश्वास को स्थान नहीं देंगे, लेकिन हम भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक जो स्वरूप है उसको हम स्थान देंगे। साथ ही इसमें प्रयोग और नवोन्मेष अर्थात शोध को भी बढ़ावा देंगे। जैसे हाइकू आ रहा है, हाइकू, फाइकू, माहिया या अन्य जो हमारी जो है जो विधाओं में प्रयोग हो रहे हैं उनको सहर्ष स्वीकृति देंगे, क्योंकि हिंदी को हमको वैश्विक पटल पर स्थापित करना है। तो अगर जो वैश्विक पटल पर स्थापित करना है तो उनको वो करेंगे। साथ ही एक और चीज मैं कहूँगा कि और सुखद सूचना यह है कि इसमें आप बता दूं कि प्रवासी साहित्यकार भी इससे जुड़ रहे हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि कई प्रवासी साहित्यकारों ने स्वीकृति दी है, वह समावेशी साहित्य संस्थान से जुड़ रहे हैं, तो उनमें वो चीज ये है। ये अपने आप में बहुत चीज है। प्रवृत्तियां पर काफी चर्चा हुई है। प्रवृत्तियों पर मुख्य प्रवृत्तियां ये है कि हमें पारंपरिक मूल्य बोध को बनाए रखने का प्रयास हो रहा है। छंदबद्धता, छंद मुक्त आंचलिक, उस पर बात हुई है। और इसमें जो साहित्य लिखा जा रहा है, सामाजिक समस्याओं का मानव जीवन पर बढ़ते प्रभाव का रेखांकन बहुत अच्छी तरह से हमारे साहित्यकार लोग कर रहे हैं। एक प्रवृत्ति आई है, चाहे कविता हो या कहानी हो,
मानव जीवन में जो व्याप्त तनाव, कुंठा, निराशा, हताशा, इसका भी अच्छा चित्रण हो रहा है। साथ ही हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, प्रशासनिक सिस्टम है, राजनीति है, जो कुछ भी है, उसकी करारा व्यंग भी हो रहा है। मतलब हमारी धार कलम की धार कुंद नहीं हुई है, बल्कि तेज हुई है, तीक्ष्ण हुई है। तो ये हमारी कुछ परंपराएं हैं। यद्यपि यह भी सही है कि नर नारी के प्रेम एवं वासना का उन्मुक्त चित्रण भी हो रहा है, लेकिन हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो साहित्य में वही लिखा जा रहा है जो हम लोग देख रहे हैं। हाँ, ऐसा ना हो साहित्य में, जैसे एक बार सीमाओं की बात हुई थी कि वल्गरिटी ना आने पाए, हमको अपनी कुछ सीमा रेखा रखनी पड़ेगी। खैर वो अलग विषय है। तो मेरा कहने का मतलब भारतीय मानव जीवन की व्यवस्था का बखूबी रेखांकन भी हो रहा है, तथा जो है जो एन केन प्रकार धनोपार्जन की प्रवृत्ति जो है उसका भी साहित्य में विश्लेषण हो रहा है। भौतिकता की अंधी दौड़ का चित्रण हो रहा है, तो दूसरी ओर संयुक्त परिवार का विखंडन जो हो रहा है, या एकल परिवार के छद्म सुख एवं समस्याओं का चित्रण हो रहा है, बढ़ते बाजारवाद का चित्रण हो रहा है, नैतिक मूल्यों का ह्रास का चित्रण हो रहा है, लेकिन वहीं पर भारतीय परिवार प्रथा को बनाए रखने के सार्थक संघर्ष का भी चित्रण हुआ। ये प्रवृत्तियां इधर कुछ आई, तो मैंने उनमें संक्षेप में मैंने बात कही, तो ये चीज है। और मैं एक इसमें और वो बात कहूँगा कि जो चीज है समावेशी, सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यह मुख्य उद्देश्य है। समावेशी सबको जोड़ता है, वह तोड़ता नहीं है। और जहां पर ध्यान रखिए मित्रों कि जहां पर वाद होगा वहां पर विवाद होगा। मैं किसी वाद की साहित्य के किसी वाद की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जहां पे वाद शब्द है वहां विवाद है। चाहे उग्रवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, देखिए जहां जहां पर वाद जुड़ा है वहां पर जो है विवाद है। तो समावेशी काल अर्थात निर्विवाद काल, इसमें कोई वाद नहीं। समावेशी काल अर्थात निर्विवाद काल, उसका दूसरा नाम देखिए। हेड अगर जो समावेशी काल है तो टेल क्या है? निर्विवाद काल। हम किसी वाद विवाद के पचड़े में नहीं पड़े। हाँ, जो लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं या करेंगे उनका सहर्ष स्वागत है कि वो तर्क के आधार पर हमको सहर्ष बिल्कुल अपनी बात कहें या अपनी बात आप म्यूट हो गए हैं सर। जी ओके ओके, अब आवाज आ रही है? जी हाँ जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी आ हाँ, रही है। बीच में कुछ ठीक ठीक है। हाँ, कुछ कॉल ये फोन आ गया था, तो ये इस चीज को मैं कहूँगा। हाँ, एक जो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति, मैं केवल अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में वही बात कहूँगा जहाँ पे थोड़ा भ्रम और विभ्रम की स्थिति होगी। कहा गया कि जो दलित साहित्य, स्त्री साहित्य या किन्नर साहित्य या इस पे जो एक वो चीज रही है वह समावेशी काल में होगा या नहीं। राजीव रंजन जी ने अपनी बात कही, अमन त्यागी जी ने बात कही, और कुछ और विद्वानों के मन में होगा। तो मैंने अपने मूल आलेख में आपने देखा होगा विमर्श युग को, चाहे वह स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, किन्नर विमर्श, आदिवासी विमर्श, किसान विमर्श, छात्र विमर्श या अन्य विमर्श, उसको समावेशी काल में शामिल किया। 2001 से लेकर 2010 को हमने विमर्श युग कहा है, उसके बाद का समावेशी युग। तो हमने विमर्श युग को खारिज नहीं किया, बल्कि उसको गले लगाया है। और देखिए विमर्श युग है क्या? देखिए समावेशी काल में सब कुछ शामिल है। विमर्श युग एक लेजर है जो एक समस्या विशेष पर लेजर लाइट की तरह प्रकाश डालता है। वह स्त्री समस्या हो सकती है, वह किन्नर समस्या हो सकती है, वह छात्र समस्या हो सकती है, वह आदिवासी समस्या हो सकती है। तो ये लेजर कि एक लेजर जब लेजर बीम होती है
सघन होकर जो है किसी पर प्रकाश डालती है। आजकल लेजर विद से ऑपरेशन भी हो रहे हैं, तो हम उसको वो नहीं कहेंगे। तो साहित्यकारों ने उसको, उस समय वो विचारधारा चली तो बहुत से लोगों ने उस पर लिखा, किन्नर समस्याओं पे लिखा और उसका लाभ भी हुआ। आज किन्नर को थर्ड जेंडर में रखा, तो ऐसा नहीं उनको लाभ हुआ, राजनीति में भी उनको स्थान मिला। तो हम उनको अलग नहीं करेंगे। तो जितने भी विमर्श हुए हैं वो विभाजन, साहित्य का विभाजन नहीं हुआ है, ये बल्कि एक लेजर बीम लाइट है। लेजर बीम लाइट के कारण उनका जो है उन समस्याओं पर समेकित ढंग से, कंसोलिडेटेड ढंग से उस पर विचार किया गया। लेकिन अब 2011 के बाद अब समावेशी स्वरूप आ गया। हाँ, जो लोग इस विषय पे लिख रहे हैं या लिखना चाहेंगे उनका भी स्वागत, हम खारिज नहीं करेंगे, उनको गले लगाएंगे। तो इन चीज़ों को लेते हुए मैं सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ और कह दिया। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जैसा अमन जी ने कहा कि पुस्तक लेखन के संबंध में, तो बहुत पहले ही करीब 50 लगभग 40 45 50 सब्जेक्ट्स डिसाइड हो गए थे और वो विधावार भी लिखे गए थे समावेशी काल के संदर्भ में। तो कहानी, लघु कथा, नाटक, यात्रा संस्मरण, ललित निबंध, उपन्यास, इनमें सब्जेक्ट भी दे दिए गए। तो जो लोग जो लेख लिखने के इच्छुक होंगे तो उमेश जी से अनुरोध है कि वह लोगों को जो है पुनः विषय आवंटित कर देंगे। तो जो लोग लिखने के इच्छुक होंगे, हमारे खासकर शोध छात्र लोग लिखने के इच्छुक होंगे, तो वह विषय भी ले लेंगे या अपने मन से उसका शीर्षक तय कर लेंगे। हम लोग जो है, यदि कोई होगा, हमारा संपादक मंडल है, उस पर वो करेंगे। भविष्य में हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे जितने कार्य समिति के मेंबर हैं वो चुनेंगे। हाँ, अगली कार्य समिति की मीटिंग में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि राज्य समावेशी साहित्य संस्थान का पंजीकरण के संबंध में, तो जो हमारे कार्य समिति के मेंबर हैं तो नियमावली का शीघ्रता से निर्माण करें और उसमें विधिक ढंग से भी प्रचार प्रसार करें, सोचें, तो जिससे जो है हम समावेशी साहित्य संस्थान का रजिस्ट्रेशन भी करा सकें, इसका वो कर सकें। और पुनश्च अंत में मैं एक अपनी चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहता हूँ आप लोगों के उससे, कि महके जीवन हो रोशन गुलशन, ईश्वर का नित प्यार मिले। महके जीवन हो रोशन गुलशन, ईश्वर का नित प्यार मिले। नित फूल खिले, सब कष्ट धुले, जीवन की बगिया खूब खिले। उस मोहक सुगंध में, आनंद कुंज में, सब रस मिलकर घुल जाएं। अखिल हमारी यही कामना, कोई कमी न रह जाए। जय हिंद, जय भारत।